हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का यूपी बोर्ड के जो एग्जाम्स होने वाले हैं तो आप लोग की प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो गई होगी, लेकिन एक क्विक रीजन की नीड रहती है तो आप क्विकली चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो आप लोग के लिए मैं क्विकली रीजन की वीडियोस लाई हूँ जिसमें आप लोग चैप्टर वाइज अकाउंटेंसी में आपने जो कुछ भी पढ़ा है इसी तरह बिजनेस स्टडीज की भी वीडियोस आएंगी आपकी। इसमें चैप्टर वाइज आप लोग का कंप्लीट रिवीजन मैं करवा दूंगी जिससे कि एग्जाम के लिए आप लोग की प्रिपरेशन पूरी तरह से 100% पक्की हो जाए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो इसकी वीडियोस भी आपको चाहिए कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्टली आ सकते हैं और आप लोग जल्दी से बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, ना टाइम लगेगा आपको ना ही ज्यादा सोचना समझना। तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं वो वीडियोस आप लोग के लिए जल्दी से लेकर आ जाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका चैप्टर है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्या होती हैं, किस तरह से उनका प्रॉफिट होता है, क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग वो लोग करते हैं। तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट ही बनता है कि क्या इनका अर्थ होता है और क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। अगर हम बात करें अर्थ की कि इनकी मीनिंग क्या होती है तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ होगा कि जो भी व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, उसको चलाने के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उसी में एक आपका अलाभकारी संस्थाएं भी आती हैं। ये संस्थाएं जो होती हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं, समाज कल्याण को ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं, समाज के लिए बनाई जाती हैं। इसमें जो जैसे कि आपका दे रखा है कि ऐसे संस्थान होते हैं जिनका प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए होता है। मेनली इनका मोटिव क्या रहता है, सोशल वेलफेयर होता है। तो सीधे सीधे आपको आंसर ये लिखना है कि अलाभकारी संस्थाएं एक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो समाज के कल्याण के लिए ही बनाई जाती हैं। और इनका निर्माण किस लिए होता है तो यहाँ पर ये देखिए क्लियर हो जाएगा आपको किस लिए होता है। धार्मिक संस्थानों या फिर जिनका उद्देश्य लाभ प्रेरित से नहीं होता बल्कि किस उद्देश्य से होता है, किसी विशिष्ट समूह या फिर समस्त जनता को कोई सर्विसेज या फिर सेवाएं प्रदान करने के लिए होता है। ये चीज हमें क्लियर हो गई कि ये कोई भी प्रोडक्ट जो होते हैं, कोई भी माल या सामान होता है उसको परचेज नहीं करती, ना ही सेल करती हैं। ये क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। जैसे कि आगे दे भी रखा है कि किसी प्रकार का उत्पादन, क्रय या वस्तुओं का विक्रय या फिर किसी प्रकार का उधार लेन देन ये नहीं करती। इसीलिए इन्हें लेखा पुस्तकों और जो व्यापारिक और लाभ हानि खाता होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर एक चीज क्या क्लियर हुई कि ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाती है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई कंपनी होती है, कोई भी बिजनेस कोई कर रहा होता है तो अपने अकाउंट्स बनाता है। अकाउंट्स में जब फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं तो वहां पर हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं अभी आगे हम वो भी देख लेंगे। क्या होता है कि इसकी नीड नहीं होती क्योंकि इनका मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं। आप कोई भी काम करते हैं तो इस पर्पज से करते हैं ना कि आपको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट इनका एम नहीं होता, लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। सिर्फ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण करना होता है। अब आ जाता है कि क्या इनकी स्पेशलिटी, क्या विशेषताएं होती हैं। मीनिंग हो गया, मीनिंग में जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या अर्थ होता है तो साथ साथ अगर आप उसकी विशेषताएं भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। क्या विशेषताएं होती हैं आइए देख लेते हैं। पहली तो विशेषता ये हो गई कि किसी विशिष्ट समूह, जैसे कि अभी आपने पढ़ाई, या फिर समस्त जनता को। तो इसमें कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको करने से जितनी भी पब्लिक वेलफेयर है सबको फायदा मिलेगा, सबको लाभ होगा। तो सबसे पहला उसमें क्या आ जाता है, शिक्षण यानी कि एजुकेशन। जो भी आपके स्कूल कॉलेजेस होते हैं वो सब इसमें आएंगे। व्यायामशाला या फिर मनोरंजन, खेलकूद या फिर इसी से रिलेटेड जो अन्य संस्थान होते हैं वो सब आ जाते हैं जो आपकी अलाभकारी संस्थाएं होती है उसके अंतर्गत। सेकंड क्या विशेषता होती है कि ये जो बनाए जाते हैं या फिर इनका निर्माण होता है किसी धर्मार्थ या फिर समाज की तरह ही होता है और इनमें अनुदान करने वाले इसके सदस्य कहलाते हैं। यानी कि जो इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो इसमें जो भी आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई भी संस्थान हो कुछ भी हो चलाने के लिए उसकी धनराशि की, पैसों की जरूरत तो होती ही है। तो जो भी अनुदान या फिर ग्रांट दी जाती है और जो लोग देते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, सदस्य हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है इनकी कार्यों का प्रबंध सामान्यतः प्रबंधक शासन संबंधी कमेटी यानी कि एक समिति बनाई जाती है। आप लोग के विद्यालय जो होते हैं उनकी एक समिति बनती है, विद्यालय समिति के अनुसार ही
काम होता है उसमें जो भी सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा ही इसको चलाया जाता है। फिर होता है कि इनकी आय के क्या सोर्सेज होते हैं, क्या मुख्य स्रोत होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, सदस्यों से अनुदान मिलता है, दान मिलता है, या फिर वसीयत की किसी ने प्रॉपर्टी कोई थी जो इनके नाम कर दी, जिस जगह पर इनका जो भी स्कूल्स हैं या विद्यालय है या फिर जो कमेटी है वो बनाई गई, या फिर अनुदान जो भी सहायता मिलती है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट अगर उन्होंने किया है तो उससे जो इनकम होती है, वो हो जाते हैं इनकी इनकम के सोर्सेज। फिफ्थ, इनकी विशेषता क्या होती है कि जो विभिन्न स्रोतों से जो भी फंड या फिर जो निधि ये लोग इकट्ठा करते हैं उसको पूंजी निधि अथवा सामान्य निधि में जाना जाता है। यहाँ पर निधि से मतलब ये है कि जो फंड इन्होंने जो कोष जमा किया है उसको निधि बोला जाता है, उससे रिलेटेड है। 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये व्यय पर आय का अधिक के अधिशेष के रूप में इसके सदस्यों के मध्य वितरित नहीं किया जाता। व्यय पर आय का अधिक क्या होता है, एक इनकम होती है पोर्शन, एक हो जाता है जो इनके एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक तरफ से इनको जो आय हो रही है और जिन जिन चीजों पर ये व्यय कर रहे होते हैं। तो जब व्यय पर आय का अधिक होगा मीन्स कहने का क्या है, आय ज्यादा है और व्यय कम है, तो आगे की क्या हो जाएगा, इनके पास एक्स्ट्रा जो बचा, जो इनको प्रॉफिट, जो इनको लाभ हो रहा है, जो इनकम इनके पास एक्स्ट्रा आ रही है, वो सरप्लस कहलाती है, अधिशेष हो जाएगी। उसको ये क्या करते हैं, जो इनके सदस्य होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो सारे सदस्य नहीं जुड़े हैं ना, तो जो भी इनके सदस्य होते हैं उनको नहीं वितरित किया जाता, बल्कि क्या होता है, जो इनकी आगे की फंड्स होते हैं, जो इनकी निधि होती है, उसी में ही जोड़ दिया जाता है। फिर आ जाता है कि अव्यापारिक संस्थाओं की प्रसिद्धि को सामाजिक कल्याण में उनके योगदान के कारण उत्पन्न किया जाता है, न कि उनके ग्राहकों या फिर मालिकों के संतोष के कारण। पहले क्लियर हो गया, क्योंकि ये प्रॉफिट के पर्पज से नहीं बनाई जाती हैं, तो किसी इनके जो सदस्य होते हैं या स्वामी जो हैं उनके लिए नहीं बनाया जाता है, बल्कि किस लिए होता है कि जो समाज कल्याण में ज्यादा से ज्यादा अंशदान किया जा सके, कंट्रीब्यूट किया जा सके। और ये जो संस्थाएं होती हैं इनके जो लेखे रखे जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उनको वर्तमान और मजबूत अंशदान से वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने से है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसमें ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। एज इट इज नहीं लिखने, आपको जो समझ में आया है, जिस तरह से मैंने समझाया आपको, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पॉइंट बना करके इसकी विशेषताओं को लिख सकते हैं। अब यह आ जाता है कि इनमें क्या लेखांकन होता है, किस तरह से किया जाता है लेखांकन का काम। जब लेखांकन की बात आ जाए, क्योंकि आपको पहले ही मैंने क्लियर कर दी एक चीज कि इनका जो पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना नहीं होता, ना ही बिजनेस करती हैं ये, तो परचेज नहीं कर रही, कुछ सेल नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि लेकिन किसी भी तरह की कोई भी संस्थाएं क्यों ना हो, इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, जिसमें कुछ लोग शामिल होते हैं या काफी लोगों को मिल करके बनी होती है, तो आपस में किसी तरह का कोई ट्रस्ट इश्यूज ना होने पाए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना होने पाए, इस वजह से वो भी अकाउंटिंग का काम करती हैं, अपने पास लेखे रखती हैं। तो वहां पर कौन से लेखों की आवश्यकता होती है या किस तरह के बनाए जाते हैं, आइए देखते हैं एक बार कि इस प्रकार की संस्थाएं भी कई प्रकार के उत्पादन व्यापारिक गतिविधि में शामिल नहीं होती। इनकी आय का मुख्य स्रोत क्या होता है, जो भी सदस्यों से अनुदान प्राप्त होता है या फिर विनियोग से। अधिकतर लेन देन क्या होते हैं, ब्रोकर और बैंक के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर उधार नहीं होता, ये लोग क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन किसी तरह का नहीं करते हैं। ज्यादातर मोस्टली जो ट्रांजैक्शन इनके होते हैं वो कैश या फिर बैंक के थ्रू किए जाते हैं। इसलिए सामान्य संस्थान रोकड़ पुस्तक रखते हैं जिसमें सभी प्राप्त भुगतानों को प्रलेखित किया जाता है। ये एक लेखा बही भी प्रतिपादित करते हैं जिसमें सभी प्रकार के आय और व्यय होते हैं, या फिर जो इनकी जो संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, और जो लायबिलिटीज होती हैं, उन सबको लिखा जाता है। और वर्ष की समाप्ति होने पर ये क्या करते हैं, वित्तीय विवरण बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी मूल संपत्तियां तथा उपभोग करने लायक जो प्रलेखित करने के लिए एक स्टॉक रजिस्टर का भी उपयोग करते हैं। तो अब ये क्या करती हैं, स्पेशली क्या चीजें बनाती हैं, आइए वो देख लेते हैं। ये जो संस्थाएं होती हैं किसी भी तरह का कैपिटल अकाउंट नहीं तैयार करती, पूंजी खाता नहीं तैयार करती हैं। जैसे कि साझेदारी में, पार्टनरशिप में होता है कि पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन ये कैपिटल अकाउंट किसी तरह का नहीं बनाती। इसके बदले में क्या बनाती है, पूंजी निधि होती है इनकी, जो कैपिटल फंड होता है इकट्ठा, जिसको सामान्य निधि भी कहते हैं, जो कि अलग अलग तरह से इनको एकत्र करती हैं। अधिलाभ से, अधिक सदस्यता शुल्क से, दान से, वसीयत से, अलग अलग तरह से इनको प्राप्त होता है। तो वहां पर ये क्या करती हैं, उसका रखरखाव करने के लिए इनको एक लेखांकन की एक सिस्टमैटिक प्रणाली सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो वहां पर ये क्या करेंगी, ये 3 तरह के मेनली अकाउंट्स तैयार करती हैं। एक हो जाता है प्राप्त एवं भुगतान खाता, जिसे कहा जाता है।
पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट। सेकेंड हो जाता है आय और व्यय खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। और थर्ड हो जाता है बैलेंस शीट, जिसे कहा जाता है आर्थिक चिट्ठा या फिर तुलन पत्र। तो ये 3 तरह के अकाउंट्स तैयार करती हैं। आइए देखिए ये तीनों अकाउंट्स कैसे होते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। नाम से क्लियर हो गया, प्राप्ति यानी कि जो रिसिप्ट हो रही है और भुगतान यानी कि जो पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या करती हैं कि एक लेखा वर्ष के अंत में जितनी भी इनको, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जितने भी इनको कैश में जो भी रिसीव हुआ है या फिर उन्होंने कैश में जो भी पेमेंट किया है, रोकड़ प्राप्तियां एवं नगद भुगतान को रोकड़ बही में प्रलेखन के आधार पर तैयार किया जाता है। और इसके लेन देनों का जो सारांश होता है एक तरह से पूरा, एक साइड आपका क्या आ जाती है, एक साइड आ जाती है प्राप्तियां, एक साइड आ जाता है भुगतान। दोनों के बीच में देखा जाता है कि किधर डिफरेंस कितना है। तो किस तरफ जो है आपकी प्राप्ति होती है, किधर भुगतान होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोई भी अकाउंट हम बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कोई अकाउंट तैयार किया अपना, तो एक साइड क्या हो जाता है, एक साइड टू साइड होता है, दूसरा साइड बाई साइड होता है, बीच से डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। एक साइड आपका डेबिट हो गया और दूसरा हो जाता है क्रेडिट का। तो जो डेबिट साइड होता है, उस डेबिट साइड में हम कौन सी चीजें दिखाते हैं, प्राप्तियां होती हैं या फिर भुगतान होते हैं। जो डेबिट साइड की अगर हम बात करें तो वहां पर जो कुछ भी मिला होता है, जो कुछ भी रिसीविंग्स होती हैं, प्राप्तियां होती हैं, वो सारी आपकी डेबिट साइड पर दिखाई जाती हैं। अब कौन कौन सी होंगी अभी भी हम फॉर्मेट में देख लेंगे। जितनी भी प्राप्तियां होंगी वो सब आपकी आ जाएंगी डेबिट साइड में, और जितना कुछ भी आपने भुगतान किया है, पेमेंट किया है, वो सब आ जाएगा क्रेडिट साइड में। इसमें ध्यान रखिएगा, मोस्टली क्या होता है, अगर आपका रिसिप्ट साइड जो होगा वो बड़ा होता है तो बैलेंस किधर आ जाएगा, पेमेंट आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा बैलेंस, और ये क्या हो जाएगा, इतना आपने एक्सेस रही है आपकी इनकम। और अगर आपका क्रेडिट साइड बड़ा होगा यानी कि पेमेंट ज्यादा आपने कर दी है, तो इनकम क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ पर आपका इधर लॉस आ जाता है। तो यहाँ पर ये अकाउंट आपका इस तरह से तैयार किया जाएगा। और इसमें क्या रहता है, कैश रिसिप्ट होती है, कैश पेमेंट होता है, तो किस बेसिस पे बनाया जाता है, जिस तरह से कैश बुक तैयार की जाती है, सेम वैसे ही इसको भी तैयार किया जाता है। अब कौन कौन सी चीजें इसमें दिखाई जाती हैं, आइए एक बार वो भी देख लेते हैं क्विकली। अगर फॉर्मेट बनाने को आता है आपका कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, तो फॉर्मेट कुछ इस तरह का रहता है। एक साइड आपके आ जाते हैं रिसीप्ट डेबिट में, और दूसरे साइड आ जाते हैं जो इसके भुगतान होते हैं, जो कि पेमेंट होते हैं। अब कौन सी आपकी रिसीप्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो अभिदान आ जाएगा, प्रवेश शुल्क होता है, वसीयतें हैं, फिर निवेश का विक्रय। ये सारे पॉइंट्स आप लोग को याद करने होंगे, क्या रिसीप्ट होती है और क्या पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट में जो क्रय किया होगा, भुगतान में सिंपल सी बात है, जो जो चीजों में पेमेंट किया गया है, खेल कूद उपकरण की ओर, विभूतियों का विनिवेश, छपाई लेखन सामग्री, डाक एवं कोजल सेवाएं, विज्ञापन, मजदूरी एवं वेतन। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि 16 आइटम्स आपके प्राप्तियों के हैं और 19 आइटम्स जो है भुगतान के हैं। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो इस तरह से तैयार किया जाता है जो आपका पेमेंट एंड रिसिप्ट अकाउंट होता है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। अगर आपसे इससे पूछता है कि प्राप्तियां भुगतान खाता क्या है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा कि क्या होता है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसका फॉर्मेट बना दीजिएगा, फिर उसकी विशेषताएं बता दीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो विशेषताएं क्या होती हैं, पहला हो जाएगा ये रोकड़ पुस्तक यानी कि कैश बुक की तरह बनता है। सेकेंड आ जाएगा ये प्राप्तियों और भुगतानों जिस अवधि से संबंधित है की कुल राशि को दर्शाता है। फिर थर्ड वाला आ जाएगा, इसमें सभी प्राप्तियों भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वह आयगत प्रकृति हो या फिर पूंजीगत प्रकृति की, यानी कि कैपिटल नेचर की हो, यानी कि आपने कोई संपत्ति खरीदने पर व्यय किया है या फिर संपत्ति को बेचा है, विक्रय किया है, तो उससे आपको प्राप्ति हुई है, आप उसको भी दिखाएंगे। और किसी गुड्स को, सामान को, माल को बेचने पर आपको जो इनकम हुई है या आपने सेल किया है, तो वहां पर भी आप उसको दिखाएंगे। यानी किसी भी तरह की नगद या फिर नगद प्राप्ति या भुगतान होगा तो आप उस अकाउंट में दिखाएंगे, चाहे वो पूंजीगत हो या फिर आयगत हो। फिर आ जाता है रोकड़ तथा बैंक से संबंधित जो भी प्राप्तियां होती हैं उनमें कोई अंतर नहीं किया जाता है। जैसे कि कैश बुक बनाते हैं हम लोग, रोकड़ पुस्तक बनाते हैं, तो कई कॉलम्स की होती है, बैंक वाली भी हो सकती है या बैंक को कैश होती है, साथ में डिस्काउंट भी होता है।
लेकिन इसमें क्या रहता है कि अलग अलग नहीं होती हैं, एक में ही दिखाया जाता है। फिर आ जाएगा किसी भी गैर रोकड़ मद जैसे हिरास है, बकाया व्यय है, अर्जित आय है, इसको नहीं दिखाया जाता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो भी कैश में ही होगा, सिर्फ रोकड़ में जो नगद में है उसको ही आपको दिखाना है। 6 पॉइंट है, इसका आरंभ रोकड़ के आरंभिक शेष यानी कि पहले से अगर आपका बिजनेस अगर ये बहुत टाइम से चल रहा है तो प्रीवियस ईयर जो रहा होगा, इससे पहले का जो लेखांकन वर्ष रहा होगा, उसमें कोई आपके पास से कैश इन हैंड है, हस्तक तो रोकड़ है, तो उसको भी आप पहले लेकर के आएंगे। उसके बाद उसी के आगे या फिर पैन का देवी खर्च है, जैसे कि अगर आप एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आई है तो वहाँ पर कैश इन हैंड होगी। अगर आपकी एक्स्ट्रा इनकम नहीं आई है, लॉस रहा है पिछले वर्ष, आपने पेमेंट ज़्यादा कर दिए थे, इनकम कम हुई थी आपको, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, अभी रिवर्स होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको डेबिट या फिर क्रेडिट साइड में इसको लेकर के आगे आना है। तो आप समझ गए होंगे क्या स्पेशलिटीज होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं इसके। उसके बाद आ जाता है आय और व्यय खाता। अब इसे किस तरह से बनाया जाता है कि जो आय और व्यय खाता होता है, पूरे वर्ष में कोई भी लेखा वर्ष होगा उसका क्या होगा, आय और व्यय खाते का एक सारांश की तरह आपको होता है कि किसी भी संस्थान में कितनी जो है आय हुई है, कितना व्यय हुआ है, उससे रिलेटेड आपका एक क्या होता है, पूरा सारांश दिखाता है कि एक बार में आप देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें। लेकिन यहाँ पर इस खाते को कैसे तैयार किया जाता है, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लाभ और हानि खाता बनाते हैं, उसी की तरह इट इज इसको तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि केवल आयगत प्रगति यानी कि वो इनकम्स जो कि आपको जो भी काम कर रहे हैं उसके डेली में यूज हो रही हैं या बार बार होने के नेचर के होते हैं इनकम या फिर एक्सपेंसेस, उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे आप बनाते हैं वही सारी चीजें इसमें भी आएंगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग भुगतान एवं प्राप्ति खाता बनाते हैं, वहां पर क्या होता है, पूंजीगत आयगत दोनों को शामिल करते हैं। लेकिन जब हम आय और व्यय खाता बनाते हैं तो वहां पर सिर्फ हम आयगत प्रगति की ही जो भी नेचर के होते हैं एक्सपेंसेस या फिर इनकम, उसको ही शामिल करते हैं। और एज इट इज ये कैसे बनता है, बिल्कुल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही तैयार किया जाता है। तो अगर आय व्यय खाते के बारे में पूछे आपसे कि क्या होता है, तो आपको लिखना है कि ये एक क्या होगा, किसी एक लेखा अवधि में आय व्यय का सारांश होता है। इसको लाभ हानि खाते की तरह ही बनाया जाता है और इसमें जो भी आय या फिर व्यय दिखाए जाते हैं वो आयगत प्रकृति के होते हैं। और आयगत इसमें क्या होगा, तथा वर्ष के अंत में शेष अधिक तथा कमी को ये दर्शाता है कि किसी भी लेखा वर्ष के अंत में लाभ हुआ है, हानि हुई है, तो उसको पता चलेगा आपका कि अगर आय साइड बड़ा होगा आय की तरफ का तो आपका क्या होगा, आपको लाभ होगा। और अगर व्यय साइड बड़ा है लाभ का, अगर व्यय का साइड बड़ा है, आपने ज्यादा एक्सपेंसेस कर दिए, तो फिर इनकम के साइड में आपका बैलेंस निकल के आएगा और वो हानि हो जाएगी। अब ये है क्या, कैसे होता है, इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसे कैसे तैयार किया जाएगा। तो जब इसको बना रहे होते हैं आपके, तो जैसे डेबिट और क्रेडिट साइड दो दो होते हैं, मैंने आप लोग को बताया था कि एक साइड डेबिट हो जाता है, दूसरा साइड आपका क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर जो डेबिट साइड होता है तो उसमें हम जो एक्सपेंसेस होते हैं, व्यय होते हैं, उसको दिखाते हैं, और जो आय साइड होता है इनकम, ये आपकी क्रेडिट तरफ चली जाती है। जैसे कि प्राप्तियां भुगतान खाते में जस्ट अपोजिट था, उसमें हम जो भी प्राप्तियां होती थी उसको डेबिट में दिखाते थे, और जो भी हमने व्यय किए होते थे या जो भी भुगतान किया होता था उसको हम दिखाते थे क्रेडिट साइड में। लेकिन यहाँ पर उल्टा रहता है, जो आपके एक्सपेंसेस है उसको डेबिट में, और जो जो भी हमारी अ, आय हुई है, इनकम हुई है, उसको हम क्रेडिट में दिखाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में बहुत 95% 99% प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आइए इसको समझते हैं। जब बात हम करें तो उससे पहले आ जाते हैं प्रकृति की, ये किस तरह का बनता है। जैसे कि अभी आप लोग को बताया मैंने कि जो आय व्यय खाता होता है वो लाभ और हानि खाते के तरह ही तैयार किया जाता है, और जो प्राप्तियां भुगतान खाता होता है उसको हम रोकड़ पुस्तक यानी कि जो कैश बुक बनाते हैं उसकी तरह तैयार करते हैं। फिर आ जाएगा कि इनकी किस तरह के आइटम्स होते हैं, इनमें जो लिखे जाते हैं मदों की प्रकृति। तो यहाँ पर जो आय व्यय खाते में क्या होता है, सिर्फ आगम प्रकृति के होते हैं, और इसमें आगम और पूंजी दोनों नेचर के होते हैं। अवधि की बात करें तो ये चालू अवधि से संबंधित होता है,
और ये क्या होता है, गत और आगामी अवधि दोनों से ही संबंधित होगा। नाम पक्ष में क्या होता है, इसके नाम पक्ष में व्यवहानियां होती हैं और इसमें क्या रहता है, इसके मैंने आपको बताया ही था कि इसमें डेबिट साइड में जो आपके व्यय है या फिर हानियों को दिखाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके डेबिट साइड में प्राप्तियों को दिखाया जाता है। इसके क्रेडिट साइड में क्या होता है, जो भी आय हुई है या फिर जो भी लाभ हुए हैं उनको दिखाया जाएगा, और इसके क्रेडिट में जो भुगतान होते हैं, जो भी पेमेंट किए जाते हैं उसको दिखाते हैं। डिप्रिसिएशन को इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन जो आपका ये बनाया जाता है इसमें हम सम्मिलित नहीं करते हैं। फिर आ जाता है कि जो आपके आरंभिक शेष यानी कि ओपनिंग बैलेंस है, तो इसमें कोई भी ओपनिंग बैलेंस आपका आरंभिक शेष नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपका स्टार्टिंग में कैश इन हैंड हो सकता है, या फिर जो अधिविकर्ष रहा है यानी कि कमी अगर पिछले वर्ष की है तो उसको भी हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो भी आ जाएगी। अंतिम शेष की बात करें तो यहाँ पर आय का व्यय पर अधिक या इसके विपरीत स्थिति को दर्शाया जाता है, यानी कि यहाँ पर अंतिम शेष आपका होता है। यहाँ पर अंतिम शेष जो होता है वो आपका कैश इन हैंड की तरह या फिर जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उस तरह से दिखाता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। फिर इसके अलावा जो तैयार किया जाता है तो क्या तैयार करते हैं हम, तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट तैयार करते हैं। 3 तरह के अकाउंट्स बनते हैं, 2 आपने पढ़ लिए। अब जो आपकी आएगी है बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता, कोई खाता नहीं होता। बैलेंस शीट जो होती है एक विवरण पत्र होता है, एक स्टेटमेंट कहलाता है। तो तुलन पत्र में क्या चीजें रहती हैं कि ये जो संस्थाएं होती हैं अपनी वित्तीय स्थिति को, फाइनेंशियल स्टेटस को देखने के लिए वर्ष के अंत में अपना एक बैलेंस शीट तैयार करती है, तुलन पत्र तैयार करती हैं। उनका तुलन पत्र भी व्यापारिक फर्मों के समान ही होता है, वैसा ही बनाया जाता है। और वर्ष के अंत में क्योंकि एक बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं वहां पर आपकी कैसे बनती है बैलेंस शीट, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट रहता है आपका, 20 से डिवाइड कर दीजिए इसे, कुछ इस तरह का फॉर्मेट हमारा बैलेंस शीट का तैयार हो जाता है। इधर आपकी क्या हो जाती है, लायबिलिटीज होती हैं, इधर क्या हो जाती है, एसेट्स हो जाती हैं। ये हो जाता है हमारा जो बैलेंस शीट होती है उसका एक रफली फॉर्मेट है। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होती हैं, जो भी दायित्व होते हैं वो हम इस साइड में दिखाते हैं, और जितनी भी एसेट्स हमारी होती हैं वो हम इस साइड में दिखाते हैं। तो वर्ष के अंत में परिसंपत्ति और दायित्वों को दर्शाता है। दाएं पक्ष में जो भी संपत्तियां हैं वो दाएं पक्ष में आपकी आ जाएंगी राइट साइड में, और जितने भी लायबिलिटीज होती है उसको लेफ्ट साइड में दिखाया जाता है। यहाँ पर पूंजी के स्थान पर सामान्य निधि होती है, पूंजी निधि यानी कि यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल जैसे दिखाई जाती थी, तो यहाँ पर जो भी इनके फंड्स होते हैं कैपिटल फंड होंगे उसको दिखाया जाता है। बाकी जो भी हमारी इनकम हुई है या जो भी हमने एक्सपेंसेस किए होते हैं या फिर जो आपकी पूंजीगत मदें होती हैं, जैसे कि प्रवेश शुल्क है, वसीयत है, ये सदस्यता शुल्क है, ये सब आपकी कैपिटल के साथ जोड़कर इधर दिखाई जाएगी। और जो भी एसेट्स आपके पास होती हैं, जो भी सोसाइटीज हैं विद बिजनेस उसमें, तो वो आपके एसेट साइड में दिखा दिए जाते हैं। इस तरह से बैलेंस शीट तैयार की जाती है। अगर फॉर्मेट की बात करें तो ये देखिए फॉर्मेट यहाँ पर बना हुआ है। एक साइड आपकी जो लायबिलिटीज है और एक साइड क्या है, परिसंपत्ति या एसेट्स हैं। सबसे पहले कैपिटल दिखाई जाती है, जो भी स्टार्टिंग में होगी ओपनिंग उसमें जोड़ दिया जाता है। जो सरप्लस होगा और अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको लेस कर दिया जाता है। जो करेंट ईयर में पूंजीकरण खाते हैं जो चालू वर्ष में होगा उसको भी ऐड किया जाएगा। उसके बाद वसीयत है, प्रवेश शुल्क है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, दिखाई जाती हैं दायित्व साइड में। और जो परिसंपत्तियां हैं वहां पर जो सबसे पहले जो आपकी करंट एसेट्स होती हैं, हस्तक ब्रोकर है, अप्राप्त आय है, अग्रिम भुगतान व्यय है, उसके बाद इसके अलावा जो और भी संपत्तियां हैं उन सबको दिखाया जाता है। तो ये है आपका बैलेंस शीट। अच्छे से देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, इसका फॉर्मेट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में जो भी चीजें आपकी थ्योरी पोर्शन में इंपॉर्टेंट थी वो मैंने करा दी है। इससे न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो किस तरह से निकाला जाता है, कैसे दिखाया जाता है, तो वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। इसमें कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वहां पर हम इसके न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उसको समझेंगे। तो अगर वो वीडियो जल्दी से चाहिए है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।